वेलकम प्रोटीन्स मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आई होप कि आपकी तैयारी चल रही होगी और ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, इसमें आपको बहुत ही हेल्प होगा क्योंकि आपको पैटर्न पता चलता है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कई दफ़ा तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि चारों ऑप्शन जो है आपको एक्सप्लेन कर दूँ और खास करके जो भी ज़रूरी पड़ेगा वो मैं आपको बता ही दूँगा एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा वो है निम्नलिखित में कौन लेंस के आवर्धन होता है? तो आवर्धन बोले तो मैग्निफिकेशन, इसका फॉर्मूला होता है V by U, ठीक है? यहाँ पर एक U by V दे के रखा है पहले ऑप्शन में, बच्चों को गलत करवाने के लिए, ठीक है? तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, U by V नहीं होता, V by U होता है, तो ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है? और U प्लस V और U इंटू V जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? भाई नेत्र में रंगीन भाग रेटिना होता है, रंगीन भाग, क्योंकि भाई रेटिना के अंदर ना अलग-अलग कलर को ऑब्जर्व करने के लिए एक तरह का पट्टी होता है, ठीक है? तो रेटिना ही रंगीन भाग होगा क्योंकि कॉर्निया या परितारिका या पुतली तो रंगीन भाग नहीं है, ठीक है? तो रेटिना ही होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? देखो वैसे बैजान ही पिनेला हम लोगों ने पढ़ रखा, याद कर रखा है विबग्योर, तो उसमें बैंगनी और जामुनी पहले आता है, लेकिन यहाँ पर उसका ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ नीला ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलता है और वैसे भी आमतौर पर क्वेश्चन में इसी ऑप्शन को दिए जाते हैं। लाल रंग का सबसे अधिक होता है, इसका सबसे कम होता है। देख लीजिए क्वेश्चन जैसे आएंगे आप आंसर दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद वाली जो बात है, यानी सूरज उगने से 2 मिनट पहले दिखाई दे देता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा इस बात को। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें हमारे सामने से, मतलब जैसे मान लीजिए हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है मान लो, तो हम इस सामने अगर हैं यहाँ पे, तो वो हमारे सामने होगा तभी हमको दिखाई देना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण ये नीचे चले जाने के बाद, यानी सूरज जब नीचे भी चले जाता है, तो भी इसका किरण मुड़ के हम तक पहुँचता होता है, ठीक है? इसीलिए हम लोग को वो बाद में भी दिखाई देता रहता है और उगने से पहले दिखाई दे देता है, ठीक है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पर आपको निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी बोले तो एक ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों होना, ठीक है? तो केंचुआ में होता है उभयलिंगी, केंचुआ होता है। मेढक में अलग-अलग होता है, मछली में भी अलग-अलग होता है और कछुआ में भी अलग-अलग होता है मेल फीमेल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? देखिए मेंडल साहब जो थे ना, जॉर्ग जॉन मेंडल यही नाम है शायद इनका, इन्होंने मटर का पौधा चुना था, याद रखिएगा। आम, गुलाब, गेहूँ तो होगा ही नहीं और ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, आपने सुना हुआ होगा, ऐसा पहले ज़रूर जो है आपने पढ़ा होगा, ठीक है? वैसे एक मेंडलीफ है, तो मेंडलीफ आवर्त सारणी से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा इस बात को, कहीं ऐसा ना हो कि ऑप्शन में उसको भी ऐड कर दिया जाए और आप मिस्टेक कर दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेष बोले तो समझ लीजिए जिसकी ज़रूरत नहीं है, यूँ कह सकते हैं फिलहाल। तो हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी की बहुत ज़रूरत है, सीधे खड़े ही नहीं हो सकते इसके बिना। अंगूठा भैया आजकल तो पैसे नहीं उठ रहे बैंक से इसके बिना। और कान, आय हाय! सुनाई नहीं देगा आपको मेरा वीडियो अगर आपके पास कान नहीं होगा तो। अच्छा, सुनाई अगर दे रहा है तो आप लाइक भी कर दो साथ ही साथ, है ना? और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वैसे फ्री है। अभी सही ऑप्शन इसका अपेंडिक्स होगा। अपेंडिक्स जो है आपके पेट में पाया जाता है, ठीक है? लार्ज इंटेस्टाइन के एंड की तरफ ही पाया जाता है ये, और ये आपको पहले यूज़ होता था जब इंसान कच्चा खाना खाता था, तो हज़म करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है? तब अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती थी। आज के ज़माने में अपेंडिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अवशेष अंग कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है चिपको आंदोलन, इसको चिको लिखा हुआ है, चिपको होना चाहिए था। ये आंदोलन किससे संबंधित है? तो सबको पता है भैया, वन संरक्षण से ये जो है संबंधित है। आप चाहें तो ये भी कमेंट कर सकते हैं कि इसके मुख्य चेहरा इसका कौन था, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त होते हैं? तो भाई आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो परमाणु संख्या के हिसाब से जो है सजाया गया है। पहले परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से जो है था, जैसे मेंडलीफ का है या उससे पहले डोबर्नर या जो भी थे, ठीक है? सबका परमाणु द्रव्यमान के अनुसार था और जो अभी नया है मोज़ले साहब का है, उसमें परमाणु संख्या के आधार पर जो है सजाया गया है। तो ये आपका परमाणु संख्या वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर पे लिखा हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें, तो क्षैतिज ये वाला होता है, ठीक है? और उदग्र ये वाला होता है।
तो क्षैतिज कतारें जो है वो 7 हैं और ये आवर्त कहलाते हैं। उदग्र जो है 18 हैं और वो समूह कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग उपयुक्त रहेगा? तो ग्रीस लगाने से कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। पेंट लगाएँगे तो जल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। ज़िंक का परत चढ़ा सकते हैं भैया, ये बहुत सही चीज़ है। ज़िंक का परत चढ़ा दीजिए तो जंग-वंग नहीं लगेगा और ये सुरक्षित रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न में लिखित में किस धातु को चाकू आसानी से काटा जा सकता है? तो ये क्वेश्चन भी आपने पहले सुना हुआ है। बहुत ही रिलेटिव क्वेश्चन है, आप इसको जो है बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे कि सोडियम आपने सुना होगा कि धातु से काट सकते हैं। एल्युमीनियम तो बहुत हार्ड होता है, कॉपर तो बहुत हार्ड होता है। मैग्नीशियम भी सोडियम के कंपैरिजन में हार्ड होता है, ठीक है? सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या? आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होता है? ठीक है? आयोडीन की कमी से घेगा होता है, आपको पता होना चाहिए। ये जो है शुगर, ये तो कुछ और ही है, स्कर्वी और एड्स भाई सब सुना-सुना ही लग रहा है, लेकिन आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेगा होता है, याद रखिएगा इस बात को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्रंथि आप समझते हैं? बिल्कुल हमारे हेड में पाया जाता है जी, बहुत ही खास मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, ठीक है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है वृद्धि हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा। और बाकी ग्रंथियों को भी कंट्रोल करता है और वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इंसुलिन और एंड्रोजन ये सब भी आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सही हमारा वृद्धि हार्मोन है। आइए सर, अमीबा में आलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। तो अमीबा की बात कर रहा है। अमीबा में जो है विखंडन होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अमीबा जो है एक सेल जो है 2 सेल में बदल जाता है और फिर वो 2 नए-नए जीव बन जाते हैं, ठीक है? मुकुलन हाइड्रा में होता है और बीजाणु जनन जो है छोटे-छोटे जो है फफूंद वगैरह में होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फूल के कौन-सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन-सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय फल बनता है और बीजांड बीज बनता है। बाकी पुंकेसर और स्त्रीकेसर तो रहने ही देते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऊपर-मुखी, ठीक है? ऊपर की ओर होगा। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से रिलेटेड है, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा समझाने में, आप इसको याद रख सकते हो और आपने फ्लेमिंग अगर लेफ्ट हैंड समझा हुआ है, तो आप इस पे गौर कर सकते हो। आगे चलते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, वो कैसा होता है? तो भाई पहली बात तो ये है कि 220 वोल्ट है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर जो है 2 तरह की चीज़ें लिखी हुई है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट बोलते हैं डीसी करंट को, जो बैटरी से मिलता है और प्रत्यावर्ती बोलते हैं एसी करंट को, जो हम लोगों को ट्रांसफार्मर से जो हमारे घर में लाइन सप्लाई होता है, वो वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा, एसी करंट हो जाएगा, ठीक है? डीसी करंट नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? भाई जिस दिन बादल लगा रहेगा उस दिन सूर्य जल तापक का उपयोग नहीं हो पाएगा। गर्म दिन कर सकते हैं, धूप वाले दिन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 20 नंबर में। निम्न में से कौन-सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? मतलब यहाँ पर जो है आपको भूतापीय ऊर्जा जो है हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, उल्टा नहीं है ये, उसी से होता है, सौर ऊर्जा से ये जो है काम करता है। अगले उसके चलते क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, ठीक है? तो किस दर्पण के सामने ऐसा प्रतीत होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, सीधा प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में भी होता है और उत्तल दर्पण में भी होता है। ठीक है? तो समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा, जो ऑप्शन है डी में आपका, ठीक है? समतल दर्पण जो हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, उसमें सीधा ही प्रतिबिंब होता है और उत्तल में तो हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब जो है बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि या तो समतल या तो उत्तल, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन-सा होता है? आगे वाले हेडलाइट में भाई, अग्रदीप बोले तो हेडलाइट में, तो हेडलाइट में आपको मालूम होना चाहिए कि अवतल दर्पण होता है, ऐसा वाला दर्पण होता है, ठीक है? ऐसा वाला, यहाँ पे बल्ब लगा रहता है ऐसे, ठीक है? तो हेडलाइट में ये वाला दर्पण जो है आपको उपयोग होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? भाई जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश ज़्यादा मुड़ती है, तो प्रकाश किसमें मुड़ती है ज़्यादा? हीरा में मुड़ता है, ठीक है? सबसे अधिक हीरा का होता है। यहाँ पे सबसे कम वायु का होगा, उससे ज़्यादा बर्फ का होगा, उससे ज़्यादा काँच का होगा, उसके बाद हीरा का। सीरियल ही दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा हीरा का होगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? अभिसारी बोले तो उत्तल लेंस या अवतल लेंस? अभिसारी, अपसारी, ठीक है? मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें, मतलब इसके इंग्लिश और हिंदी में।
ये उत्तर लेंस होगा, अभिसारी। आगे की ओर चलते हैं, वैसे अगर इसमें पता नहीं वैसे उत्तर ही होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा-सा वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपके एग्ज़ाम में लिखा हुआ रहेगा। आपको ये वाला लेंस जो होता है, ये उत्तल लेंस है, ये कन्वर्जिंग होता है, ठीक है? ये जमा करता है और आपको जो ये दूसरा वाला ऐसा वाला लेंस होता है, ठीक है? ये डाइवर्जिंग होता है इंग्लिश में, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन अगर एग्ज़ाम में अगर आया तो, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूने पानी को दूधिया कर देता है? चूना पानी को दूधिया करने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होगा। चूना पानी का रंग जो होता है धुंधला होता है, ठीक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो चूना होता है, फ़ॉर्मूला याद रखिएगा, पूछा भी जाता है कई दफ़ा और इसको अगर पानी के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद इसको अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फूकेंगे ना, तो फिर जाकर के ये दूधिया कलर का हो जाता है, ठीक है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही जवाब जो है हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, ठीक है? तो मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ, है ना? इसमें देख लीजिए, ये आपको कहाँ गया भाई? हाँ। ये आपको जो है लिस्ट है, ये सारे जो है आपकी किताब में दिए हुए हैं और अक्सर इसी में से पूछा जाता है। हो सकता है इससे बाहर भी एक आध पूछ दे बट अक्सर जो है आपको क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। तो टार्टरिक अम्ल देखो टार्टरिक अम्ल जो है आपको इमली में पाया जाता है, याद रखिएगा इस बात को और बाकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम सल्फेट इंटू 10H2 देखो, आप लोग को जो है ऑप्शन पहले क्या देखा है कैल्शियम सल्फेट ही देके रखा है, पर वहाँ पर हाफ H2O देके रखा है, तो कन्फ्यूज़ कर देगा एग्ज़ामिनर आपको। मतलब पहले ऐसा ऑप्शन देके रखा है जो लग रहा है हाँ भाई फ़ॉर्मूला तो यही था, कैल्शियम सल्फेट ही था, लेकिन यहाँ पर 10H2O थोड़ा-सा जो है अलग है और जिप्सम को ही गर्म करके क्या मिलता है बोलिए? आप लोग कमेंट कीजिए। वैसे बताता हूँ पीओपी जो है मिलता है, आप फ़ॉर्मूला लिख सकते हैं पीओपी का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में से निम्नलिखित में कौन निकलता है? अब आप इतना सा बस गौर करो कि जिंक क्या है? मेटल है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? एसिड है, ठीक है? तो आपको धातु जो है यहाँ पर, है ना? सॉरी, धातु जो है यहाँ पर किससे अभिक्रिया कर रहा है? एसिड से अभिक्रिया कर रहा है। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है, सिंपल सी बात है। धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया होने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा इन चीज़ों को। अमीबा अपने भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा के पास फुट होते हैं, वो भी फॉल्स वाले, तो फॉल्स फुट को कुटपाद कहते हैं। तो कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है कौन-सा एंजाइम जो है वासा पर क्रिया करता है? वासा बोले तो फैट पर, ठीक है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये दोनों प्रोटीन पे करता है, ठीक? आपको लाइपेज़ जो है वासा पे कर देगा। इमाइलेज एंजाइम तो मेरे ख्याल से कार्बोहाइड्रेट पे करना चाहिए, ठीक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? आपको पता होना चाहिए वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन की पूर्ति होती है पूरी तरीके से, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा जो है मुक्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ मछली के श्वसन अंग को क्या कहते हैं? तो मछली जो है गिल्स के द्वारा साँस लेती है, आपको मालूम होगा। ट्रैकिया के द्वारा कीड़े-मकोड़े साँस लेते हैं और त्वचा के द्वारा जैसे आपका क्या बोलेंगे? केचुआ बोलेंगे, है ना? और मेढक भी बोल सकते हैं और फेफड़ा के द्वारा हम इंसान या बड़े जीव जो है साँस लेते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? यानी आपको पता होगा कि स्टोमाटा में जो है गार्ड सेल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में गार्ड सेल कहलाता है, हिंदी में यहाँ पे द्वार कोशिकाएँ कहलाएँगी। यही जो है नियंत्रण करता है कि वो खुलना है, बंद होना है, कब पानी कितना आया, वो फूल गया कितना, इस हिसाब से, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन-सा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? भाई ये इतना आसान सवाल है कि क्या ही बताएँ आपको। बार-बार जो है पॉइंट आउट किया जाता है पढ़ाते टाइम कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई आपका नेफ्रॉन होता है, ठीक है? क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। तो याद रखिएगा इस बात को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जीय अंग जो है निम्नलिखित में कौन है? उत्सर्जीय अंग बोले तो गंदगी निकालने वाला। वैसे तो गंदगी बहुत किस्म का है, पर यहाँ पर जो हमारा 10 क्लास में पढ़ाया जाता है हमको कि उत्सर्जीय असल जो है वो हमारा मूत्र से रिलेटेड है जो कि वृक्क होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मूत्र तो दिया नहीं है। मूत्र से रिलेटेड वृक्क है, ठीक है? यही हमारा अंग जो है असल है गंदगी निकालने का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्या? एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन तो एस्ट्रोजन लड़कियों में पाया जाता है, मादा लिंग हार्मोन होता है, ठीक है? और एंड्रोजन जो है लड़कों में पाया जाता है, नरलिंग हार्मोन होता है, ठीक है? और एक और है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? वो भी लड़कों में पाया जाता है।
और प्रोजेस्टेरोन लड़कियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। वैद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता बोला है, देखिए प्रतिरोध नहीं बोला है, प्रतिरोधकता का आपको ऐसा मात्रक पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध रहेगा तो ओम, यहाँ पे प्रतिरोध तो है नहीं, यहाँ पे प्रतिरोधकता है तो ये तो होगा नहीं। अगर हम बात करें ओम मीटर की तो ओम मीटर भी नहीं होगा। ठीक, अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की तो बिल्कुल वोल्ट मीटर भी नहीं होगा। अगर हम बात करें ओम मीटर की, यहाँ पे देखिए ओम मीटर है तो पर मीटर है, यहाँ पर सीधा सीधी जो है ओम मीटर नहीं है, ओम बट्टे मीटर है। हालांकि ओम मीटर होता है, तो आपको जो सही ऑप्शन है वो आपका ये वाला है। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ओम मीटर ऐसे लिख के रखा है पहले बी ऑप्शन में। ठीक है, तो आप जो है एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि ये ऑप्शन सही है, ओम मीटर ना कि ओम पर मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है आपका चांदी है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चांदी के बाद आपको कॉपर और गोल्ड आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? भाई ऑरस्टेड है, बहुत यहाँ पे ऑरस्टेड लिखे रखा है, पता नहीं क्या लिख के रखा है, बट ऑरस्टेड होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। माइकल फ्राइडे नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा, बोर साहब तो भाई ये कहाँ से लेके आ गया नील बोर को, ये कहाँ एटॉमिक थ्योरी देने वाले लोग थे, और ये कहाँ चुंबकीय प्रभाव की बात कर रहा है। आइए, विद्युत मोटर परावर्तित करता है, मोटर की बात कर रहा है। एक होता जनरेटर, एक होता मोटर, आपको मालूम ही होगा। तो मोटर जो होता है सर, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, मोटर, यह है मोटर का काम। सॉरी सॉरी, ये नहीं, नीचे वाला है मोटर का काम। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम जो है ना सर, वो आपका जनरेटर का होता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका जनरेटर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, यानी सबसे कम रिएक्शन कौन करता है? तो आपको सीरियल याद होना चाहिए वैसे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक ट्रिक से मैंने याद रखा हुआ है, आप वैसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, कैटरीना ने कार मंगाल टोजेन फरारी वाला। ठीक है, तो अल्युमिनियम और जिंक और फरारी, फरारी सबसे बाद में आ रहा है, Fe। ठीक है, मैग्नीशियम तो ज्यादा रिएक्टिव में आ जाएगा, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इन तीनों में जो है आयरन जो है सबसे कम रिएक्शन करता है, ये तो सबसे अधिक करेगा इन तीनों में, ये चारों में। ठीक है, आयरन यहाँ पर सबसे कम क्रियाशील अभिक्रियाशील हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरोन कार्बन 6 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। 8 नंबर पे ऑक्सीजन है ना? तो याद रखिएगा 11 नंबर पे सोडियम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भाई कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन कहलाएगा, और सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन कहलाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक सूत्र क्या है? एथेनॉल, नॉल नॉल नॉल, नॉल लगा हुआ मतलब ऑल, ऑल लगा हुआ मतलब अल्कोहल। ठीक है, याद रखिएगा। अल लगा हुआ रहेगा तो एल्डिहाइड, ओन रहेगा तो कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल लगा हुआ है, ऑल ओ एल। ठीक, इसीलिए क्या हो जाएगा? ओ एच हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। सी एच ओ जो होता है वो होता है आपको एल्डिहाइड का, सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड का, और सी ओ वाला तो छोड़ दो भाई। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। खत्म ही होने वाला है, लिखा हुआ है क्या? जब किसी अभिक्रिया के साथ, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। आसान सवाल है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? अम्ल का पीएच मान भाई 7 से कम होता है, याद कर लो। क्षार का 7 से अधिक होता है, न्यूट्रल 7 होता है, 14 तो भाई क्षार ही होगा। धोने का सोडा का आणविक सूत्र देखिए, इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए कैसा ऑप्शन दिया है? पहले Na2CO3 दिया है, जो कि सही बात है, लेकिन Na2CO3 के साथ कुछ H2O वगैरह भी तो होगा। ठीक है, आपका 10H2O होगा। ठीक है, Na2CO3 के साथ 10H2O होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे मैंने पीछे गलत बता दिया क्या? एक क्वेश्चन जो है आपको ये वाला हाफ H2O, अब भाई मैं भी कंफ्यूज हो गया, इसमें हाफ H2O होगा या 2H2O होगा? एक मिनट, इसका सही जवाब, सॉरी गाइस, इसका सही जवाब जो है ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होगा जिप्सम का, ना कि 10H2O। ये नहीं होगा, 2H2O वाला सही इसका जवाब होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है क्या? मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल रहता है? तो मिथेनोइक अम्ल रहता है, इसको याद रखिएगा। इतना ही था आज का ये 48 क्वेश्चन, और कल आपको जो है हम मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलिए मिलते हैं।